हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीपोजिशंस की डिफिनेशन बताऊंगी। पहले इंग्लिश में बताती हूँ, फिर उसके बाद में हिंदी में बताऊंगी। ये टॉपिक इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी परीक्षा में इससे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन देखिए क्या है। इसकी डिफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन। ठीक है, बाय द नाउन। आगे क्या है, और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इसको छोटा कर देती हूँ। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। एग्जाम्पल जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ, विथ, फ्रॉम, टू, इनटू, ऑफ, आउट, टिल, फॉर, अप, अबाउट, अक्रॉस, एमंग। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा हिंदी में भी इसको बता देती हूँ। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रीपोजिशन जो है वो प्रीपोजिशंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक देखिए, सिंपल प्रीपोजिशंस हो गया, ठीक है, एक सिंपल प्रीपोजिशन और एक कंपाउंड प्रीपोजिशन और एक हो गया फ्रेज प्रीपोजिशन। तो मैंने ये बस ऐसे लिख दिया और मैं आपको ओरल में बता देती हूँ कि जो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन आता है। तो उसके अंतर्गत आएगा इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, बाय, ईटीसी और भी आते हैं। ये मुख्य है जो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से जो कंपाउंड है, तो कंपाउंड प्रीपोजिशंस के अंतर्गत कौन कौन आएगा, देखिए ध्यान से सुनिए। आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और उस पर लिखते भी रहिए। तो अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, ईटीसी। ठीक है, इसी तरीके जो फ्रेज प्रीपोजिशन होता है, तो फ्रेज प्रीपोजिशंस के अंतर्गत जो है अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हो गया, इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, बाय मीन ऑफ, विथ रेफरेंस टू, इन एडिटेशन टू, ड्यू टू। इस तरीके से जो है ये फ्रेज प्रीपोजिशंस के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इन एंड आफ्टर, ठीक है, जो इन एंड आफ्टर है यहाँ पे आपका, तो उसका क्या हो जाएगा, इन एंड आफ्टर। इन का प्रयोग जो है भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग जो है भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है, जबकि आफ्टर से हमें यह पता चलता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इन और आफ्टर। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि इनका प्रयोग भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है, जबकि आफ्टर से हमें ये पता चलता है कि काम कितने समय बाद पूरा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लिखिए, आई शैल डू द वर्क इन ए वीक। ठीक है, अब देखिए दो नंबर पे क्या है, दो नंबर पे देखिए कि इन एंड एट। इन का प्रयोग देखिए, एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए किया जाता है, जबकि इन का प्रयोग बड़े नगरों तथा देश के लिए किया जाता है। ठीक है, इन का जो प्रयोग हो गया वो बड़े नगरों तथा देशों के लिए किया जाता है, और जो ऐट का प्रयोग होता है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। जैसे मैं एक गांव में रहता हूँ तो ये छोटा स्थान हो गया, तो यहाँ पे ऐट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली एक बड़ा शहर हो गया, तो वहाँ उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। और साथ साथ में अगर दिल्ली का एक छोटा सा कोई इलाका है तो फिर वहाँ पे ऐट का प्रयोग हम करेंगे। आगे देखिए तीन नंबर पे क्या है, बिहाइंड एंड आफ्टर। तो बिहाइंड स्थान सूचक है, जबकि आफ्टर समय सूचक है। ठीक है, इतना आप याद रखिए कि बिहाइंड जो है वो स्थान सूचक है, जबकि आफ्टर समय सूचक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। बिहाइंड वाले का जो स्थान सूचक है, तो ही डिड हिमसेल्फ बिहाइंड ए ट्री। ठीक है, और जो समय सूचक है, तो समय सूचक का जो है एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ,
तो आफ्टर 2 आवर्स ही वेंट होम। अगला देखिए 4 नंबर पर क्या है, बाय, विथ एंड फ्रॉम। तो बाय और विथ से कार्य करने वाले और द्वारा का भाव प्रकट होता है, जबकि फ्रॉम से अलग होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि बाय और विथ से कार्य करने वाले और द्वारा का भाव प्रकट होता है, जबकि फ्रॉम से अलग यानी पृथक का भाव प्रकट होता है। इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहे होंगे, आपको उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे 5 नंबर पे देखिए क्या है, बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, सॉरी थोड़ा सी गड़बड़ी हो गई, प्रॉब्लम हो गई, सॉरी। देखिए क्या है, बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बिसाइड एंड बिसाइड्स का अंतर देखिए क्या है, तो बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड ऑफ यानी कि निकट, जबकि बिसाइड्स का अर्थ होता है इन एडिटेशन टू यानी अतिरिक्त। यानी समझ में आया कि बिसाइड का मतलब हो गया अर्थ निकट, और जबकि बिसाइड्स का होता है अतिरिक्त। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर पे क्या है, बाय एंड टिल। तो बाय का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ही विल कम बाय 2 AM। ठीक है, और अगर इसी जगह टिल का प्रयोग करें तो देखें आई शैल वेट टिल फादर कम्स। आगे देखिए 7 नंबर पे क्या है, सिंस एंड फॉर। तो सिंस क्या होता है कि जो सिंस और फॉर का प्रयोग समय बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया जाता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉर का प्रयोग होता है, किंतु लेकिन टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए तथा फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। तो ट्रांसलेशन जो लोग करते हैं तो उनको भी ये सिंस और फॉर का प्रयोग बहुत ही अच्छे से पता होगा। आगे देखिए ऑन एंड अपॉन, 8 नंबर, ऑन एंड अपान। तो ऑन का प्रयोग प्रायः स्थिर वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि अपान का प्रयोग गतिशील वस्तुओं तथा जानवरों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप ऑन वाला कि ही सेट ऑन चेयर, यानी चेयर स्थिर है और वो उस पर वो बैठ गया। अब जैसे गतिशील यानी जो अपान हो गया, तो द कैट स्प्रिंग अपॉन द टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी क्लियर हो गया ऑन एंड अपान वाला। आगे देखिए क्या है, 9 नंबर, टू एंड इनटू। ठीक है, ये देखिए टू एंड इनटू। तो टू का प्रयोग सामान्य गति को स्पष्ट करता है। ठीक है, टू का प्रयोग सामान्य गति को स्पष्ट करता है, जबकि इनटू का प्रयोग उछल कर, कूद कर या फिर रेंग कर के भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो टू और इनटू का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। जो टू का प्रयोग सामान्य गति के लिए और इनटू का प्रयोग जो है उछल कर, कूद कर या रेंग कर यानी तेजी से अचानक के भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग मोस्टली ट्रांसलेशन में इसका प्रयोग करते हैं, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो इसका जो है सामान्य गति, क्योंकि हम स्कूल जाएंगे तो सामान्य गति से ही जाएंगे। आगे देखिए क्या है, 10 नंबर, टिल एंड टू। ठीक है, तो टिल का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि टू का प्रयोग स्थान प्रकट करने के लिए किया जाता है। टिल जैसे आई स्लेप्ट टिल 8 o'clock, मैं 8 बजे तक सो जाता हूँ। आगे क्या है, 11 नंबर पे देखिए, बिटवीन, अमंग एंड अमंगस। तो बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, और अमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, और अमंगस्ट का प्रयोग बहुत से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे हम कहेंगे कि एप्पल को राम और श्याम के बीच में बांट दो, तो जब दो लोगों के बीच में करेंगे तो बिटवीन हो जाएगा। और जैसे कहेंगे कि मिठाई को पूरे क्लास के बच्चों के बीच में बांट दो तो अमंग हो जाएगा। और जब बहुत से लोग हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए 12 नंबर पे क्या है, फ्रॉम। तो फ्रॉम के दो प्रयोग मतलब फ्रॉम के जो हैं वो दो प्रयोग हो सकते हैं। एक होता है फ्रॉम का अर्थ, यानी जो फ्रॉम का जो अर्थ होता है वो से होता है, और दूसरा जो होता है फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम निश्चित समय के लिए भी करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये फ्रॉम का भी प्रयोग समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए 13 नंबर, सॉरी जरा मैं ब्रश को ऑन कर लेती हूँ, ये रहा हमारा। ठीक है, 13 नंबर। तो 13 नंबर ऑफ है। तो ऑफ का प्रयोग जो है वो संबंध को प्रकट करने के लिए
करते हैं, ठीक है। ऑफ का प्रयोग संबंध को प्रकट करने के लिए करते हैं। विशेषता या कारण बताने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑफ और ये डबल ओ एफ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ऑफ को यानी जो जहाँ पे ओ एफ लिखना होता है वहाँ पे डबल एफ वाला टिक कराते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर से ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो ऑफ होता है यानी ओ एफ वाला, तो उसको संबंध प्रकट करने में करते हैं या फिर विशेषता या कारण बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कहें कि जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस, ठीक है, यानी वह इस घर की मालकिन है। या फिर विशेषता या कारण बताने के लिए कि मदन डाइड ऑफ ए कैंसर, यानी वह कैंसर के कारण मर गया, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर पे क्या है, ओ डबल एफ ऑफ। तो ऑफ से मतलब हो गया दूर, ठीक है, से दूर, यानी विभाजन के लिए। या फिर जो ये कार्य जो है ऊपर से नीचे के लिए प्रकट हो, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, ओवर, ठीक है। 15 नंबर पे है ओवर। तो ओवर का प्रयोग जो है के ऊपर के लिए होता है, यानी बहुत ऊपर के लिए, ठीक है। जैसे हम कह दें द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउस, यानी जो प्लेन है वो हमारी छत से बहुत ऊंचे उड़ता है। इसी तरीके से 16 नंबर पे देखिए क्या है, एबो, यानी एबो का मतलब होता है के ऊपर, यानी के ऊपर। क्या कहें इसका एग्जांपल जैसे हम आपको बताएं तो देयर इज ए केबिल एबो द रूफ, यानी हमारे छत के ऊपर जो है एक केबिल है। तो जो छत के ऊपर है यानी वो कम ऊंचाई पे है और ओवर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो इस तरीके से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।